मुझसे झूठ नहीं बोलते। आज बचा लिया तुम्हें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नवभारती इस खास बातचीत में। आज हमारे साथ मौजूद है द गुड एंड द बैड गर्ल देमसेल्फ, गुल पनाग और समृद्धि देवान। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू। यस, सबसे पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि फिल्म का ट्रेलर, शो का ट्रेलर हमने देखा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी दिलचस्प है, अलग काइंड ऑफ स्टोरी है। मेरा एक सवाल ये है आप लोगों से कि किसी भी शो पर काम करना, किसी भी प्रोजेक्ट पर काम करना जितना मुश्किल है, उसे प्रमोट करना, उसे मार्केट करना, लोगों तक पहुंचाना, वो उतना ही चैलेंजिंग होता है। एज एन आर्टिस्ट ये स्किल्स होना कितना ज़रूरी है? गुल मैम, अगर आप इसका जवाब दें। देखिए, मेरे अनुभव में मार्केट करना सिर्फ एक्टर्स पर निर्भर नहीं होता है, एक बहुत बड़ा टीम एफर्ट होता है। नेटवर्क, प्लेटफॉर्म, स्टूडियो की तरफ से बहुत पीआर एफर्ट्स लगाए जाते हैं, एजेंसीज़ की तरफ से बहुत माइंड अप्लाई किया जाता है कि इस शो की क्या टीजी है, उसके अनुसार किस तरीके की मीडिया आउटरीच होनी चाहिए ताकि शो के ऑडियंसेस तक हम पहुंच सकें। ये बहुत ज़रूरी है। तो उस बड़े प्लान में एक्टर्स एक छोटा सा पहलू है, क्योंकि अगर हमारी रीच का जो प्रोग्राम सही नहीं होगा, कितना भी एफर्ट एक्टर्स क्यों पुट ना करें, करेक्ट, उसका नेट रिजल्ट ज़ीरो होगा। यस। तो सबसे पहले तो जो मार्केटिंग टीम होती है, जो एजेंसी होती है, वो थॉट प्रोसेस के अनुसार सोचते हैं कि इस शो की टीजी क्या है, किस तरीके के शो ऑडियंस को हमें इस पीआर के माध्यम से रीच करना है। Yes. उसके अनुसार हमारी खुशकिस्मती होती है कि हमें आप जैसे लोगों के साथ रूबरू होने का मौका मिलता है। तो हम तो इस पीआर एफर्ट का बहुत छोटा सा हिस्सा है। सारी प्लानिंग और जो स्ट्रैटेजी है वो तो पीआर एजेंसी और चैनल और प्लेटफॉर्म डिसाइड करते हैं। यस। समृद्धि, आपका जो रोल है ना, काफ़ी कनिंग है, मतलब वो सोचती कुछ है, करती कुछ है, बोलती कुछ है। जब ये शो आपको ऑफर किया गया, विकास सर के एक जो उस स्टोरी में फिट इन करना, कहीं ना कहीं वो एक आपके लिए भी चैलेंज रहा होगा। कितना नर्वसनेस था या किस तरह की फीलिंग थी जब शो आपको ऑफर किया गया, कैरेक्टर के बारे में आपको बताया गया? आई थिंक जब शो फाइनली बहुत सारे ऑडिशंस करने के बाद मिला था मुझे, तो फिर नर्वसनेस उस पीरियड तक थी जब मैं पहली बार ऑडिशंस वगैरह के बाद रिहर्सल पे गई थी। फिर ऐसे लगता है कि ओहो, अब मिल तो गया है पार्ट, लेकिन अब शायद चला जाए पार्ट, क्योंकि शायद अब मैं अच्छा ना कर पाऊँ। तो वो वाली नर्वसनेस, बट आई थिंक वो टीम पे डिपेंड करता है। दे मेड मी सो कंफर्टेबल, विकास सर ऑल्सो, चैताली, अभिषेक। इट फेल्ट लाइक कि नाउ हाउ यू आर प्लेइंग दिस, नाउ हाउ शुड वी डू, what is it that we can bring to the table? Yes. So I think they gave me a lot of freedom. They really encouraged me कि आप क्या करना चाहते हो वो आप बताओ। और उन्होंने किया बहुत कुछ ऐसा जो ये करना चाहती थी, एंड शी इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। अगर मैं इंटरप्ट करूं, जिस तरीके से किरदार लिखा गया है और जिस तरीके से इन्होंने उस लिखित रूप के किरदार को चार चांद लगाते हुए अपनी अदा से, अपनी टैलेंट से उसे बड़ा किया है, इनकी सराहना तो एक, मतलब मैं मानती हूँ, प्रशंसा का प्रतीक है। वाओ। यस, बिल्कुल। ट्रेलर के अगर आप कमेंट्स भी पढ़ेंगे ना, तो कई लोगों ने कहा है कि समृद्धि ने बहुत अच्छा पुल किया इस कैरेक्टर को। जैसे कि मैंने कहा, वो इमोशंस कहीं ना कहीं मैं भी पकड़ पाया जब मैंने देखा कि वो कहती कुछ है, बोलती कुछ है, और वो एक कनिंग सा एक है अच्छी अंदाजा। हाँ, ये गुड बैड गर्ल है। यस। गुल, अगर आपके कैरेक्टर के बारे में अगर मैं पूछूँ तो एडवोकेट का एक आपका रोल है यहाँ पर, कितना इंटरेस्टिंग होने वाला, और कितना, क्योंकि हमेशा आप कुछ अलग लेकर आती हैं ऑडियंसेस के लिए। देखिए, ये जो शो है ये एसेंशली आधारित है एक लॉ फर्म की इंटरनल पॉलिटिक्स, उसकी इंटरनल राइवलरीज के ऊपर। बाहर के नज़रिए से अगर देखा जाए तो लोग को वो शायद लगेगा कि ये कोर्ट रूम ड्रामा है। ये कोर्ट रूम ड्रामा नहीं है, कोर्ट रूम के सीन्स हैं। पर ज़्यादातर ये एक लड़की की कहानी है जो किसी भी परिस्थिति का सामना करते हुए अपनी हिम्मत नहीं हारती। इसने ठाना हुआ है कि मैंने ज़िंदगी में कुछ करना है। अब चाहे रास्ते में कोई भी आ जाए मैं देख लूँगी, और कैसे देख लेती है वो ये इस शो की कहानी है।
अक्सर आपने सुना होगा, मीडिया कहती है कि सूत्रों से पता चला है, सूत्रों कौन से से हैं आपके सूत्र? Yes, यही किस तो, प्रकार के यही सूत्र तो हैं? रिवील नहीं करते। और मुझे कुछ समय पहले पता चला कि आपने भी अपना लॉ किया है। मैं ही सूत्र हूँ इसका। मैं ही बोल रही थी। अच्छा, सो कितना हेल्पफुल हो जाता है कि क्योंकि आपने लॉ की उस जर्नी को देखा है, समझा है। रोल भी कुछ इस तरह का था आपका? अनफॉर्चुनेटली मेरे किरदार के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, मैं वो किसी भी प्रकार की जो लीगल नॉलेज मैंने 3 साल पढ़ के एक्वायर की वो अप्लाई नहीं कर पाई। लेकिन शो के नज़रिए से, क्योंकि हमारे लिए संभव नहीं था कि हर एक दिन एक वकील मौजूद हो हमारे पास, कि छोटी छोटी टेक्निकलिटीज़ वगैरह होती हैं, तो उसमें शायद मैं थोड़ा इनपुट देने की स्थिति में थी कि भाई ऐसे, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होता है, ऐसा होना चाहिए, ये शब्द का प्रयोग नहीं होता है, ये शब्द का प्रयोग हम कर सकते हैं। वहाँ शायद थोड़ी बहुत हेल्प हुई, पर काफ़ी हेल्प हुई वहाँ। आई थिंक वो ऐसे होता है ना कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैं एक फौजी परिवार से हूँ, तो मेरी पूरी परवरिश फौजी परिवार में हुई है। अब कल कोई एक शो फौज के ऊपर बन रहा हो तो एक बेसिक नॉलेज आपको होती है, जो आपको पता है कि भाई यहाँ पे इस लहजे से हम लोग चलते हैं, बैठते हैं, यहाँ इस तरीके से होता है। तो उस तरीके का इनपुट, मतलब क्योंकि मुझे एक्सपोजर था, मुझे नॉलेज थी, तो मैं उसे कर पाई। पर मैं अपने किरदार को लेकर शायद अपनी वकालत की डिग्री से कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि सब कुछ तो मैडम कर रही थी। ये हमारे शो की वाहन चालक हैं। ये हमारा शो वाहन है और ये चालक है उसकी। नो, बट गुल मैम्स कैरेक्टर is the boss. Yes. So it is the boss who will scare you. It is the boss who can, if she wanted to, guide you. Unfortunately, Maya And fire you, but she couldn't. Fire you. So I think that is her part. Which Samriddhi, people are noticing your work in this, especially in this series. उनको काफ़ी पसंद आ रहा है कि ये कैरेक्टर तो इंटरेस्टिंग है, ये पर्सन कौन है, लोग जानना चाहते हैं आपके बारे में, लोग पढ़ रहे हैं आपके बारे में। ये आपको अच्छा एक्सपोजर दे रहा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं। मेरा सवाल आपसे यही है कि कितना लकी मानती है खुद को, या हार्डवर्क, या कैसे कह सकती हैं कि आज यहाँ तक आप अचीव कर पाएँ, क्योंकि किसी भी आर्टिस्ट के लिए इस लेवल पर भी आना बहुत चैलेंजिंग होता है। आई थिंक इसमें अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है ये 90% लक है, क्योंकि हार्ड वर्क बहुत लोग करते हैं और मैंने भी किया है। आई विल नॉट डिमिनिश दैट, बट आई मीन किसको ऐसा पार्ट मिल जाता है यार, मतलब कि ऐसे हैं ही कितने शोज जिसमें फीमेल लीड है, एक तो। दूसरा, उनमें से जो फीमेल लीड है वो यूजुअली जान पहचान वाले लोग ही होते हैं, थोड़े पॉपुलर लोग होते हैं, जिनकी फॉलोइंग है, जिनको लोग ऑलरेडी जानते हैं, जिन्होंने काम किया है काफ़ी सारा। नई ऑलमोस्ट न्यू पर्सन, नॉट वेरी रिकग्नाइजेबल फेस, करेक्ट आपको। सो ऑफ कोर्स आई एम लाइक एक्सक्रूशिएटिंगली लकी। यस, कम ऑन, नो। जैसे कि ना फीमेल लीड की आपने बात की, गुलमा, मेरा अगला सवाल यही था कि हमने देखा है कि ना इंडस्ट्री में एक बदलाव आया है। पहले होता था कि मेल कैरेक्टर्स लीड होंगे, वही रूल करेंगे स्क्रीन पर, लेकिन अब मैंने देखा है कि काफ़ी चेंजेस हुए, वुमेन सेंट्रिक रोल्स बढ़े हैं, और लोग अप्रिशिएट करें वो फिल्में या प्रोजेक्ट, वो हिट भी हुए हैं। इस चेंज को आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, ये चेंज तो इनेविटेबल थी। उसका ये कारण है कि हम ये मानते हैं कि जो कला है, जो आर्ट है, जिसका मूवी मेकिंग एक हिस्सा है, वो समाज को दिखाता है, समाज के ऊपर आधारित है। अब समाज में बराबर के पुरुष और महिलाएं हैं, पर हमारी फिल्में अभी तक सिर्फ पुरुषों की कहानियां दिखाती आ रही हैं और पुरुषों के दृष्टिकोण से महिलाओं को देखती हैं, या पुरुषों के नज़रिए से महिलाओं का किरदार लिखा जाता है। जैसे पुरुष की बीवी, उसकी बहन, उसकी गर्लफ्रेंड, उसकी दूसरी वाली फ्रेंड। तो महिलाओं के लिए हमने किरदार लिखे ही नहीं हैं। और मैं मानूंगी बदलाव की लहर शुरू ज़रूर हुई है, पर ये मुकम्मल अभी तक बिल्कुल नहीं हुई है। जब तक जितनी फिल्में बनती हैं उसमें कम से कम आधी महिलाओं पर ना बने, तो वो लहर कामयाब नहीं होगी। और मेरा ये मानना है कि उसके बाद का जो अगला पड़ाव है वो ये है कि ये मैटर नहीं करना चाहिए कि किरदार जिसके ऊपर ये कहानी आधारित है वो मेल है या फीमेल है। अल्टीमेटली हमें सबको एक जेंडर न्यूट्रल स्टेट के पास पहुंचना है कि भाई किरदार पुलिस अफसर है, अब वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, वो कोइंसिडेंस है या मैटर ऑफ फैक्ट है। पर
उस पड़ाव तक पहुंचने के लिए पहले हमें इस पड़ाव तक पहुंचना पड़ेगा जहां कम से कम बराबर की कहानियां तो हमें देखने को मिले, जो शुरू हो चुकी है पर हम बहुत दूर हैं उस पड़ाव इसमें से। एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, अभी रिसेंटली मैंने हमारे ही शो के 1-2 एपिसोड्स देखे एंड कई शोज़ में ऐसा होता है, हमारे में भी ऐसा है कि एक नैरेटिव वॉइस ओवर है जो सारे एपिसोड्स में है। एंड जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो मैंने अज्यूम किया कि ओके, तो आप अज्यूम करते हो दिस विल बी अ मैन्स वॉइस, क्योंकि हम यूजुअली नैरेटिव वॉइस ओवर एक आदमी की आवाज़ ही होती है। अमिताभ बच्चन की, या तो अगर वो खुश नसीब हो तो अमिताभ बच्चन की हो, या फिर कोई ऐसे व्यक्ति की जो अमिताभ बच्चन की तरह साउंड करना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली वो भारी आवाज़ होती है। जब मैंने हमारा शो देखा तो मैंने नैरेटिव वॉइस ओवर सुना एंड it was a woman's voice. It's not your voice? No, it's not my voice, but it is a I thought it was female your voice. On the trailer, it's my voice. Okay. But in the show, it is it's a woman's perspective. It is a woman's voice, and वो it should not have caught my attention, क्योंकि obvious बात है कि लड़की पे शो है तो लड़की की आवाज़ होनी चाहिए, पर मुझे फिर भी लगा कि अरे ये तो मैंने पहली बार ऐसा सुना है कि एक वॉइस ओवर जो नैरेटिव वॉइस ओवर है जो सारे एपिसोड्स में है वो एक फीमेल वॉइस है। और किसकी आवाज़ है वो? It's a female voice-over artist, I guess. But I know कि this is Abhishek's input. He was like, कि of course, it has to be a woman's voice. Yes. Of course. But जब सुनो तो आपको अलग सा लगेगा। समृद्धि, गुल मैम की बात करें ना तो इंडस्ट्री में इन्होंने एक बहुत लंबी जर्नी तय की है। मुझे लगता है अगले साल 20 साल पूरे हो जाएंगे इंडस्ट्री में। लंबी रेस की घोड़ा। यहाँ पे लंबी रेस का घोड़ा बनना भी अपने आप में एक चैलेंज है कहीं ना कहीं। अगले साल मुझे लगता है कि 20 साल इनके पूरे हो जाएंगे इंडस्ट्री में। तो ऐसे एक एक्टर के साथ काम करना, इतने सीनियर इंसान के साथ काम करना कितना इंटरेस्टिंग था, साथ में क्या चीज़ें थी जो आपने सीखी इनसे? सीखी तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब लाइफ के बारे में मैं कह सकती हूँ काफ़ी सारी चीज़ें, बट आई वुड से इवन बेसिक थिंग्स जो मेरे लिए बहुत क्लियर नहीं है बिकॉज आई हैव नॉट स्पेंड दैट मच टाइम हियर। काफ़ी कुछ सीखने को मिला, बेसिक्स लाइक कि आपकी टीम कैसी होनी चाहिए, आपको लोगों को कैसे अप्रोच करना चाहिए, बेसिक थिंग्स जो अनफॉर्चुनेटली हमारे को कोई बैठ के नहीं बताता। it's कोई nobody will go out of their way to do that, and Gul ma'am did do that, which is we didn't do all the meetups that were planned. We did manage one. we did no, but even that But, much is a lot. Is a Yes. lot. Nobody does that. I think मुझे लगता है कि जो कुछ मैंने अनुभव की वजह से सीखा है, तजुर्बे की वजह से सीखा है, अगर मैं किसी का वो लर्निंग कर्व शॉर्टन कर सकूं तो क्यों नहीं। मतलब मुझे अगर ऐसी चीज़ें शायद पहले पता होती तो आई थिंक मेरा पर्सपेक्टिव बदली होता। तो अगर मैं अपने अनुभव के थ्रू जो मुझे सीख मिली है, अगर मैं किसी को पास ऑन कर सकती हूँ जो होनहार है, जो टैलेंटेड है और जो उसका फ़ायदा उठाने की स्थिति में है, तो मुझे उसे करना चाहिए। बिल्कुल। एक सवाल तो आपसे पूछना बनता है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि लगातार आप काम तो कर रही हैं, इंडस्ट्री में आप एक्टिव हैं, साथ ही साथ आप सोशल सर्विस के काम में भी लगी रहती हैं, साथ ही साथ फिटनेस को लेकर के भी इतना, तो क्या चीज़ है जो इतना मोटिवेट करती है आपको? लगातार आप कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आपका इंस्टाग्राम में देखता हूँ, हमेशा से कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने मिलती है। मुझ में एक कुछ ना कुछ हासिल करने की एक हंगर है कि एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होनी चाहिए। मुझे लगना चाहिए कि मैंने कुछ प्राप्त किया है, तो उसकी खोज में मैं अलग अलग चीज़ें करती रहती हूँ। ऑफ कोर्स मुझे एक्टिंग के ज़रिए बहुत प्यार मिला है, शोहरत मिली है, बहुत से लोग मुझे मेरी एक्टिंग की वजह से जानते हैं, पर मेरे लिए मेरा एक्टिंग करियर एक ज़रिया है, एक प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए मैं और बहुत कुछ भी कर सकती हूँ जो मुझे ज़िंदगी में करना है। मैं नई चीज़ें, नए अनुभव क्यों ढूंढती हूँ? क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप कोई नई चीज़ करते हैं जो आपकी कंफर्ट जोन से बाहर है, जो आपको फीलिंग होती है कि मैंने कुछ हासिल किया है, मैंने कुछ प्राप्त किया है, वो फीलिंग एक हाई है और उस हाई से आप बहुत कुछ और कर सकते हो। मतलब मैं किसी से बात कर रही थी थोड़ी देर पहले और हम बात कर रहे थे, मैंने हाल ही में जुलाई में मनाली से ले साइकिल किया। बहुत टफ था और मुझे कभी कभी लगा कि मेरे फेफड़े बर्स्ट हो जाए कि आप मतलब 10,000 फुट की ऊंचाई से 17,000 तक साइकिल करते हुए जा रहे हैं। लोग मतलब गाड़ियों में जाते हैं, बाइक्स, मोटरसाइकिल पे जाते हैं, तब भी उनकी सांस फूलने लगती है बिना कुछ किए। तो पर जब हमने वो जर्नी कंप्लीट की, मुझे लगा कि मैं दुनिया में कुछ भी कर सकती हूँ।
जब मैंने वकालत 3 साल पढ़ी, जब बीच बीच में ऐसे लगा था कि मैं कुल्हाड़ी लेके अपना सर फोड़ दूँ, मैं क्यों ये कर रही हूँ। पर मुझे पता है कि जब ये ख़त्म होगा और जब मैं ये डिग्री हासिल कर लूँगी, मुझे एक फीलिंग ऐसी आएगी कि मैं ये कर सकती हूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो मेरी जो अप्रोच रही है ज़िंदगी में ज़्यादातर ये रही है, क्योंकि उससे मेरा जो एक एटीट्यूड रहता है लाइफ का, नेवर से डाई, ऑलवेज ओपन माइंडेड, हमेशा रेडी रहो कुछ नया सीखने के लिए। क्योंकि मैंने देखा है कि मेरी उम्र के बहुत से लोग जेरिड हो जाते हैं, उनको लगता है हाँ बस अब तो उम्र निकल गई, अब तो बुढ़ापा आ गया, अब तो ख़त्म हो गया। मुझे लगता है कि अगर उस फीलिंग को जो सोसाइटी में प्रेवलेंट है मुझे चैलेंज करना है, तो मुझे नई नई चीज़ें करनी है, नई नई प्राप्तियाँ हासिल करनी है और नए पड़ाव तक मुझे पहुंचना है, और ये मुझे मोटिवेट करती हैं। और मैं खुशनसीब हूँ कि मेरे पास जो मेरा प्राइमरी करियर है उसने मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, करेक्ट, जिसके ज़रिए मैं और सब कुछ कर पा रही हूँ। यस। इस शो की बात करें ना, तो समृद्धि आपका जो कैरेक्टर है, जैसे मैंने कहा कि वो सच और झूठ की एक उस चीज़ में फंसा हुआ है कहीं ना कहीं। मैं आपसे पूछता हूँ कि रियल लाइफ में कभी ऐसा हुआ है? ऑब्वियसली होता ही है कि कई बार हम लोग किसी सिचुएशन से बचने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए हम झूठ बोलते हैं। कोई ऐसा इंसिडेंट आप शेयर करना अपने चाहेंगे? फ़ायदे के लिए फ़ायदे के लिए या कह सकते हैं कि ऐसा मैंने ज़रूर किया होगा किसी ना किसी, और कॉलेज में आई मीन रीसेंट, अगर आई थिंक सब एक्टर्स ऐसा करते हैं किसी ना किसी ऑडिशन में, अगर आप ऐसा कर सकती हैं, हाँ मैं ऐसा कर सकती हूँ, लाइक आपको हॉर्स राइडिंग आती है, हाँ आती है, नहीं आती है पर सीख सकते हैं ना। तो ऐसे वाले झूठ तो काफ़ी बोले हैं अपने फ़ायदे के लिए, बट आई थिंक ऐसा झूठ शायद मैंने अभी तक नहीं बोला, एंड होपफुली बोलना भी ना पड़े जिससे मुझे ट्रैप्ड फील हो। अनफॉर्चुनेटली माया इस सिचुएशन में पड़ती है, बार बार पढ़ती रहती है। बार बार। मेरा अगला सवाल यही है कि OTT का ग्रोथ हमने देखा है, खास करके कोविड के बाद में तो लोगों ने मतलब पकड़ लिया है। OTT काफ़ी अच्छे लेवल पे ग्रो हुआ है। साथ ही साथ आप जैसे टैलेंटेड एक्टर्स को भी एक प्लेटफॉर्म मिला है अपना एक स्किल्स को पोर्ट्रे करने का। तो कितना इस चीज़ को आप प्रोमिनेंट मानती हैं, खास करके OTT जैसे प्लेटफॉर्म्स का आना कितना फ़ायदेमंद साबित हुआ है आपके वर्ड्स में? बहुत ज़्यादा, क्योंकि काम तो बड़ा ही है सबके लिए। बट हैविंग सेड दैट, मैं ये कहना चाहूँगी कि एक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल। मतलब कि पता नहीं, कोई मुझे बता रहा था कि कितने हज़ारों एक्टर्स रोज़ बॉम्बे आते हैं। तो इट्स नेवर इनफ। तो आई होप कि OTT और ग्रो हो, और भी मीडियम्स आएँ, और भी पॉसिबिलिटीज़ बन जाएं, ताकि सबको काम मिले, सबका बेनिफिट हो। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि जब आप स्ट्रगल कर रही होंगी, है ना, तो जैसा आपने कहा कि पता चला आपको कि हर दिन कई एक्टर्स आते हैं, तो मन में कहीं ना कहीं वो फीलिंग भी रही होगी ऑडिशंस देते समय कि पता नहीं मेरा कुछ होगा या नहीं। अक्सर होता है, अभी भी ऐसा ही होता है। ऐसी ही फीलिंग होती है। हाँ। सो किस तरह मोटिवेटेड रखा खुद को, और साथ ही इंडस्ट्री में किसको अपना आइडल मानती हैं आप? इंडस्ट्री में किसको अपना आइडल मानती हूँ, तो बहुत टफ क्वेश्चन है। आई थिंक मेरा हमेशा ऐसा रहा है, मेरा बैकग्राउंड भी स्टेज से है। हाँ। तो मुझे एक्टिंग मेरा काम है, मुझे ऐसा लगता है। मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे बैठ के सोचा नहीं है। ऑफ कोर्स ये इफ़ेक्ट करता है कि काम नहीं मिल रहा, या ये हो रहा है, वो हो रहा है, बट आई हैव केप्ट माई सेल्फ बिजी स्टेज के काम से, वो मुझे हमेशा मिला है। बिल्कुल। तो उसमें कैसे इम्प्रूव करते रहूँ। अभी जैसे अगर मैं सेट पे जा रही हूँ, तो मैं अपने डायरेक्टर को बोल सकती हूँ कि ये सीन है, ये हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। अगले शो में अगर मैंने इस बार 5-4 ऑप्शंस दी थी, तो अगले शो में मैं 8 कैसे दूँ? करेक्ट। हाउ डू आई कीप गेटिंग बेटर एट द स्किल? आई थिंक इफ़ आई कीप थिंकिंग अबाउट दैट, तो ये बाकी सारे कैसे होगा, नहीं हो रहा है वाले नॉइजेस थोड़े कम हो जाते हैं। पर हैविंग सेड दैट, वो भी रहते हैं। यस, बिल्कुल। गुल मैम, आपकी इस शो के साथ ना फैंस आपकी अगले फिल्म को लेकर के भी काफ़ी एक्साइटेड हैं। द घोस्ट आप कर रही हैं नागार्जुन के साथ में। मैं चाहता हूँ अगर थोड़ा सा बता दें कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है आपका रोल। मुझे कुछ देर पहले पता चला कि ये फिल्म हिंदी में भी रिलीज़ हो रही है। हाँ, ओरिजिनली जब मैंने ये फिल्म साइन की थी, एक तेलुगु फिल्म थी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। पर क्योंकि मुझे इस तरीके की चुनौतियाँ पसंद हैं, क्योंकि मैं आ बैल मुझे मार के मैं बहुत विश्वास रखती हूँ, तो मुझे लगा ये बैल भी के साथ भी मुझे संघर्ष करना चाहिए। तो मेरा जो पहला दिन था नाग सर के साथ शूट का, मुझे लगा मेरी प्रोफेशनल जर्नी का सबसे कठिन दिन था, क्योंकि एक परफॉर्मेंस प्रेशर था। थोड़ी बहुत लोगों को एक छवि सी है कि इसको थोड़ी बहुत एक्टिंग आती है, तो एक अपेक्षा सी हो जाती है। तो वो मुझे बोल रहे थे तुम क्यों बॉदर करो, तुम लाइन से मत बोलो, तुम ऐसे
मैंने कहा मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, तो मेरे लिए ज़रूरी था ऐसे ऐसे जस्ट से 1 2 3 1 2 3 डोंट इवन स्पीक, जस्ट से 1 2 3 ऐसे करते हैं बाकी लोग। That is very hard. आई नो, आई सेड आई कांट डू दैट बिकॉज 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ही सेड बोलो भी मत, आपको अगर एम्बैरेस हो रहा है कि 1 2 3 बोल रहे हो, जस्ट से एंड ही सेड डोंट बॉदर बिकॉज ही सेड मुझे, मैं कर लूँगा, मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है, आप लाइन बोलो ना बोलो मैं कर लूँगा मैनेज। तो पर मुझे लगा कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं लाइंस का मायने जानूँ, हर शब्द का मीनिंग मैं जानूँ, तभी मैं कर पाऊँ। और एक दूसरी ज़ुबान में उसे ना समझते हुए बोलना मेरे लिए बहुत टफ था, फर्स्ट डे बहुत टफ था, पर सेकंड थर्ड डे में इजी होता गया। और प्राइमरली तेलुगु फिल्म थी, बहुत से हमारे यहाँ से लोग यहाँ बॉम्बे से जाकर तमिल इंडस्ट्री में, तेलुगु इंडस्ट्री में नाम कमाते हैं। और क्यों नहीं, मतलब आफ्टर ऑल इतना मुश्किल तो हो नहीं सकता कि बाकी लोग कर रहे हैं मैं क्यों ना करूं। मतलब बहुतों ने जाके वहाँ पे तेलुगु सीख भी लिया, लेकिन रकुल प्रॉपरली तेलुगु बोलती है। हाँ। उसकी इंटरव्यूज देख के मुझे 4 दिन नींद नहीं आई, मैंने कहा माय गॉड शी स्पीक्स अ लैंग्वेज। बट हैविंग सेड दैट आई वाज सीइंग दिस तेलुगु फिल्म एंड वेरी एक्साइटिंग, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग सेटअप है, बहुत बहुत बड़े पैमाने पे फिल्म बनाई गई है। हाँ। तो पर अब मैं तो बहुत खुश हूँ कि अब ये फिल्म हिंदी में भी डब हुई है, मैंने डब की है हिंदी में फिल्म, और हिंदी ऑडियंस तक पहुँचेगी शायद। आई थिंक मैं वो दिन देखना चाहूँगी जब लैंग्वेज इज़ इरेलीवेंट इन द फिल्म। कहानी होनी चाहिए और जहाँ पर सेट है वहाँ की भाषा बोली जानी चाहिए। हाँ। और बाकी सब टाइटल में होना चाहिए। आफ्टर ऑल पैरासाइट विनिंग बेस्ट पिक्चर और बेस्ट फॉरेन फिल्म, Best picture. Yeah, so that it broke that barrier. Otherwise, foreign film means anything that's not American is foreign. Correct. अगर वहाँ पे ये हो सकता है तो हमारे यहाँ अगर कहानी मुंबई में बेस्ड है और अगर वो मुंबई तो अगर हिंदी बोल रहे तो मुंबईया हिंदी होगी, अगर मुंबई से बाहर नासिक की तरफ है तो मराठी में बात करने हैं, तो ज़बरदस्ती हिंदी में मतलब बात करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। वहाँ पर हम वहाँ उस दिशा में हमारे कंटेंट को जाना चाहिए, मेरा ये मानना है। कंटेंट की हम बात करें, मेरा एक आखिरी सवाल समृद्धि आपसे ये कि ऑडियंस का टेस्ट काफ़ी बदला है पिछले 2 सालों में। एक लाइन अक्सर सुनने मिलती है बार बार कि कंटेंट हैज़ बिकम द किंग नाउ। वो मसाला कितना भी बड़ा स्टार कास्ट हो, कितनी भी बड़ी प्रोडक्शन हो, जब तक कंटेंट नहीं होगा फिल्में नहीं चलती। आप हाल देख ही रही हैं बॉक्स ऑफिस पर। मेरा आपसे यही सवाल है कि और इसी के अपोजिट OTT पर भी देख रहे हो कई ऐसे शोज़ आ रहे हैं जो काफ़ी हिट हो जा रहे हैं। तो इस चीज़ को, इस फेस को आप कैसे देखती है इंडस्ट्री के, अगर आपके वर्ड्स में मैं कहूँ तो? आई मीन चेंज हैज़ टू हैपन, सो इस वे में हुआ है तो वो अच्छा ही, इट मस्ट बी फॉर द गुड। एंड ये मैं कह सकती हूँ कि ये सच है। अब मैं अपने पेरेंट्स में भी देखती हूँ, वो जो अब कंटेंट देख रहे हैं, हाँ, वो पहले शायद नहीं देखते थे। अब वो काफ़ी ज़्यादा कंटेंट OTT पे कंज्यूम कर रहे हैं, जो रिलीज़ भी हो रहा है वो OTT पे आ ही जाता है, तो वो बाद में कंज्यूम कर रहे हैं। तो बहुत डाइवर्सिटी भी है। पहले शायद फॉर एग्जांपल मेरे पापा, उनको एक्शन फिल्में पसंद हैं और उनको कॉमेडी फिल्में पसंद हैं, लेकिन अब OTT है तो वो और चीज़ें भी एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। तो ही इज़ नॉट सेट कि नहीं मुझे तो काम के बाद एंटरटेनिंग चीज़ देखनी है, वो अब मर्डर मिस्ट्री भी देख लेते हैं, या कुछ सस्पेंस थ्रिलर भी देख लेते हैं। आई थिंक इट्स मोर टैंजिबल नाउ, सो आई थिंक ऑडियंस इज मोर वेल वर्स्ड इन genres for sure. Yes, well, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि जितनी मेहनत की है आपने इस सीरीज़ के पीछे उतनी सक्सेस आपको मिले। Thank you so much. Thank you very much.